हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है मेरी? काइंडली कंफर्म इन कमेंट सेक्शन। ओके। सो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर एनालिसिस। आपका जो जेई सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है सोम के साथ ही आपके सिलेबस में है, और ये टोटल सब्जेक्ट आपका 15 मार्क्स का बनता है ना। सो सोम वी हैव कवर्ड। सो अब हम लोग करने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसका कि छोटा सा टॉपिक है। इसमें मेजरली आपके दो टॉपिक रहेंगे। एक तो आपका एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है, जहां से सवाल आते हैं। और दूसरा टॉपिक है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एंड बेसिक्स। ठीक है। एट मैक्स आपको 2 या 3 सवाल क्वेश्चन पेपर में ऐसे के टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। मेजरली जो हमारा सिलेबस है वो ये जो 15 नंबर है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं आपके सोम सब्जेक्ट के। एक इसमें मैकेनिक्स भी होता है, और मैकेनिक्स का पिछली बार एक भी सवाल नहीं आया। इससे बेसिक लेवल मैकेनिक्स जो आप लोग 11th 12th में पढ़ते हैं उसका भी हम आपको ओवरव्यू देंगे, इनफैक्ट पढ़ाएंगे। बट अभी हमने पहले स्ट्रक्चर एनालिसिस कवर करना है, जो मेजरली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सोम हमने अच्छे से कवर कर लिया है। तो सोम प्लस एसए, ठीक है, ये मिलकर एक सब्जेक्ट बनता है मैकेनिक्स। लास्ट टाइम क्वेश्चन नहीं आया था, उससे पहले क्वेश्चन जरूर आए हैं, 1 2 क्वेश्चन। तो वो हम सेपरेटली कवर करेंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है पहले स्ट्रक्चर एनालिसिस के बेसिक्स, और स्टैटिक आपकी इंडिटरमिनेसी। सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। हालांकि मैंने इसको सो में भी कवर किया था, बट यहाँ थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में कवर किया जाएगा। जितना सा सो में कवर किया था उसको वापस से मैं यहाँ रिपीट करवाऊंगा। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक इज स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो शुरू करते हैं। आपका जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है उसको किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय डी सब्सक्रिप्ट एस। हाँ, अगर आपने सोम नहीं पढ़ा है फिर भी आपको ये सोम ये समझ आ जाएगा, क्योंकि जितने भी सोम में मैंने चीजें कराई हूँ वापस मैं यहाँ बेसिक लेवल से कवर करवा रहा हूँ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें आपस में लेना देना नहीं है दोनों सब्जेक्ट्स का। ये बिल्कुल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज द टॉपिक। ठीक है। पहले स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को पढ़ने के लिए पहले ये देखना जरूरी है, हम किसी भी स्ट्रक्चर को दो तरह से बांट सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं उसको स्टैटिकली डिटर्मिनेट, और हम दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम लिख सकते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। अब सवाल ये है कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहां से निकलेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ
इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। अगर आप सिलेबस को रीड करेंगे तो आपके सिलेबस में 2D स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, 2D। तो 2D के अंदर हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम होती हैं। कितनी इक्वेशंस होती हैं? देयर आर थ्री नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। वो क्या होती हैं? उसके लिए पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये आपका एक बीम है। ये बीम कौन सा है? इस बीम का नाम है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। आपका बीम सिंपली सपोर्टेड है। एक साइड पे आपने ये क्या लगा रखा है? हिंज लगा रखा है। दिस इज हिंज सपोर्ट, एंड एट द अदर एंड इट इज अ रोलर सपोर्ट। ठीक है। और इस स्ट्रक्चर पे मैं एक इस तरह से लोड लगा देता हूँ। पॉइंट लोड लग गया। जो एरो से डिनोट करते हैं लोड को, किसी एक पॉइंट पे लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट लोड। एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है ना, तो हम इसे बोलेंगे पॉइंट लोड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ठीक है। अब मैं इसके लिए इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि अब देखिए यहाँ पे हिंज सपोर्ट है ना। हिंज सपोर्ट क्या करेगा? जैसे ये एक्सटर्नल लोड लगेगा, ये आपका रेड कलर का जो मैंने बनाया है एक्सटर्नल लोड बनाया है। जैसे ये एक्सटर्नल लोड अप्लाई होगा स्ट्रक्चर पे, तो ये एक सपोर्ट है लेफ्ट एंड पे, राइट एंड पे। तो इन सपोर्ट का काम है रिएक्शंस देना। रिएक्शंस देने का मतलब वो एक्सटर्नल लोड्स को रोकेंगी, रिएक्ट करेंगी और रोकेंगी। ये आपका सरफेस है, ये जो आपने नीचे बनाया है ये सरफेस है। ठीक है। तो आपकी रिएक्शन कहाँ आएगी? सरफेस से निकल करके आएगी। तो रिएक्शन कैसे आएगी? वर्टिकल लोड लगाए तो वर्टिकल रिएक्शन डेवलप हो जाएगा। एक रिएक्शन ये डेवलप हो गया और एक रिएक्शन ये डेवलप हो गया। इफ दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी, तो ये रिएक्शन क्या लिख दिया मैंने? रिएक्शन एट ए या वर्टिकल रिएक्शन एट ए। और ये हमारा हो गया आर बी या फिर वर्टिकल रिएक्शन एट बी। दोनों में से किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अब ये रिएक्शंस क्यों डेवलप हुई? ये रिएक्शंस इसलिए डेवलप हुई क्योंकि बीम पर एक लोड लग रहा है, उसको रोकने के लिए रिएक्शंस का डेवलप होना जरूरी है। इतनी बात समझ आ गई? अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन समझते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या कहता है? कहता है अगर इस बीम को हमने इक्विलिब्रियम में रखना है, किस बीम को? ये जो बीम बनाया हमने, अगर इस बीम को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ये जरूरी है कि जितना लोड ऊपर से नीचे आया है, ऊपर से नीचे कितना लोड लग रहा है? टॉप टू डाउन एक्सटर्नल लोड लग रहा है। कितना है वो? मान लेते हैं डब्ल्यू। उसको रोकना है किसने? दो रिएक्शन ने मिलके, आर ए प्लस आर बी ने मिलकर रोकना है। आर ए प्लस आर बी। आर ए की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। आर बी की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, डब्ल्यू इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, ये आपकी क्या बन गई? इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में फोर्सेस को बैलेंस किया जाता है। किसको बैलेंस करते हैं? फोर्सेस को, है ना। फोर्स बैलेंस की ना। तो अभी आपने क्या किया है? वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस किया है। आपका ये क्या, ये कौन सा फोर्स है? वर्टिकल। इसके रिस्पॉन्स में जो रिएक्शन आया वो भी वर्टिकल आया, ये रिएक्शन भी वर्टिकल आया। तो आपने किसको बैलेंस किया? आपने बैलेंस किया वर्टिकल फोर्सेस को। ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में हम क्या करते हैं? फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, वी बैलेंस द फोर्सेस इन द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपको मिल गई। इसका आपकी क्या है? पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या कहलाएगी? इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बीम इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इसी तरह से बीम पर अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होती तो उनका भी नेट सम कितना होता? जीरो। क्योंकि बीम को हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है। हम ये नहीं चाहते कि ये बीम नेट डाउनवर्ड आ जाए या नेट अपवर्ड चला जाए, है ना। अगर ये रिएक्शन ना होती, सिर्फ लोड लगता है और ये रिएक्शंस इनकम्पिटेंट होती इसको रोकने में, तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? इस तरह से नीचे आ जाता है। एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिखती है आपको।
समझ रहे हैं? अभी मैंने इस पीछे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं बनाया था। अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स ले लूं, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है FH। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स को रोकने के लिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का डेवलप होना जरूरी है। अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कौन सा सपोर्ट दे सकता है? विच सपोर्ट कैन गिव हॉरिजॉन्टल रिएक्शन? तो वो आपका हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट के पास दो रिएक्शन होती हैं, रोलर के पास एक रिएक्शन होती है। अब रोलर के पास एक रिएक्शन है, वो तो एक ही बनाएगा। उसने किसको देख के बनाया? वर्टिकल को देख के। अब वर्टिकल लोड है तो वर्टिकल रिएक्शन आ चुकी थी, ये वर्टिकल रिएक्शन आर आ चुकी थी। बट इसके साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी प्रोड्यूस हो जाएगी ए पर, जिसको हम बोलेंगे HA। इसका प्रोडक्शन क्यों हुआ? इस केस में नहीं हुआ था ऊपर वाले केस में, क्योंकि वहां पे हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लगा था। अब हॉरिजॉन्टल लोड प्ले में आया है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी बनेगा। तो आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ गया HA। तो दूसरे इक्वेशन के तहत, विद वर्च्यू ऑफ द सेकंड इक्वेशन, यू कैन राइट डाउन कि HA जो है उसको कितना प्रोड्यूस होना पड़ेगा, जितना भी बीम पर हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा। क्योंकि एक ही रिएक्शन है बीम के पास जो हॉरिजॉन्टल लोड को रोक सकती है। अगर मैं यहाँ पे दो, कितना भी लोड डेवलप कर दूं हॉरिजॉन्टल, है ना, वो सारा का सारा कौन रोकेगा? आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन रोकेगा। तो HA FH के बराबर होगा। ये हम किसके कारण लिख पाए? हम लिख पाए इक्वेशन नंबर 2 के कारण, जिसका नाम है समीशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ये दूसरी क्वेश्चन आ गई। ठीक है, क्या लिखना मैं आपको बताऊंगा, वो नोट करने का टाइम भी दूंगा। जस्ट फोकस ऑन दिस। थर्ड इक्वेशन हमारे पास और है। थर्ड इक्वेशन इज summation of moment at any point in a beam equal to 0। summation of moment at any point in a beam equal to 0। इसका मतलब ये है कि ये आपका केस था, ये आपका लोड था एक्सटर्नल W। इस इक्वेशन का मतलब है किसी भी पॉइंट पर, जैसे पॉइंट C है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। कहता है किसी भी पॉइंट पे, मैं D पॉइंट भी ले लूं यहाँ पर, किसी भी पॉइंट पर आपकी फोर्सेस, फोर्स के कारण, ये लोड के कारण रिएक्शन आ चुकी है। एक ये रिएक्शन आई है, एक ये रिएक्शन आई है, RA और RB। ये कहता है किसी भी पॉइंट पे, मानो कि डी पे अगर मैं मोमेंट लिखूंगा, मोमेंट होता है, व्हाट इज मोमेंट? मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मोमेंट। तो कहता है कि किसी भी पॉइंट यानी कि डी पर अगर आप मोमेंट लिखो सभी फोर्सेस के कारण, तो सभी फोर्सेस कौन कौन सी हैं? एक RA है, एक RB है, एक W है। उन सभी फोर्सेस के कारण अगर मैं मूवमेंट लिखूं तो उस पॉइंट पे आपका मूवमेंट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कहने का मतलब ये कि RA के कारण मूवमेंट लिखोगे तो ये कैसा मूवमेंट देगा? RA इंटू डिस्टेंस X। तो ये मूवमेंट कैसे बना? इसके एरो का ऊपर की साइड, तो ये फोर्स जब X डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगी तो ये मूवमेंट बनेगा इस तरह से। कितना? RA इंटू X का मूवमेंट। ये मूवमेंट क्लॉकवाइज बना। अब आरबी के कारण देखूं तो आरबी का ये डिस्टेंस है डी पॉइंट से, लेट अस अज्यूम वाई है। तो आरबी के कारण ये मोमेंट बना एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक कैसे बन रहे हैं? ये एरो देख रहे हैं हम, ये एरो देख रहे हैं। एरो का ऊपर की साइड, तो ऊपर से हम रिएक्शन ऐसे मोमेंट बना करके आए हैं। तो मोमेंट का वैल्यू क्या आया? आरबी इंटू वाई। एक एक लोड और है डब्ल्यू। डब्ल्यू के कारण क्या बनेगा? ये क्लॉकवाइज डब्ल्यू इंटू, ये डिस्टेंस डब्ल्यू में ले लेता हूँ डी पॉइंट का जेड, तो ये डब्ल्यू इंटू जेड हो गया। हर लोड का डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो उस पॉइंट तक का जस्ट पे मोमेंट लिख रहे हो, तो आपका मोमेंट बन गया। तो मैं आर ए के कारण लिखता हूँ आर ए इंटू एक्स, क्या मोमेंट है? क्लॉकवाइज, प्लस ये वाला मोमेंट डब्ल्यू इंटू जेड क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है, इसको पॉजिटिव लिया। आर ए इंटू एक्स क्लॉकवाइज था, इसको भी पॉजिटिव ले लिया। अब ये आरबी के कारण जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं प्लस ले रहा हूँ क्लॉकवाइज के लिए, तो उसके लिए क्या लूंगा? माइनस RB इंटू वाई। ये तीनों के कारण मैं मोमेंट लिख चुका, फोर्सेस के कारण, इक्वल टू 0। ये मैं किसके कारण लिख पाया इक्वेशन? ये इस इक्वेशन के कारण लिख पाया। इसका मतलब ये है, आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, डी करो,
ई पॉइंट करो, एफ करो, जी करो, एच करो, देर अनलिमिटेड पॉइंट्स ऑन ए बीम। किसी भी पॉइंट पे करो, जितने भी उसके लेफ्ट में फोर्सेज होंगी, जितनी उसके राइट में फोर्सेज होंगी, सबके कारण मूवमेंट लिख लो, प्लस माइनस का निशान दे दो अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसका नेट सम जीरो होना चाहिए। दैट इज ड्यू टू थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो नोट करने की बात यहां पर यह है कि 2D स्ट्रक्चर्स में, 2D में वी हैव थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। पहली कौन सी होती है? समीशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, यानी कि हॉरिजॉन्टल। समीशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, वाई मतलब ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, वाई वर्टिकल हो गया, इक्वल टू जीरो। एंड थर्ड, समीशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इन ए बीम इक्वल टू जीरो। तो ये तीन इक्वेशंस 2D के अंदर वी हैव। इसको डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को डिनोट किया जाता है छोटे आर से। ठीक है, आपने ये नोट करना है। नोट दिस। फर्स्ट नोट दिस। When it is done, let me know. Done. Okay. ठीक है। नाउ आई कैन राइट डीएस। डीएस को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, इक्वल टू कैपिटल आर माइनस छोटा आर। छोटा आर क्या होता है वो आपने देख लिया, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस वो हमारे पास तीन होते हैं। कैपिटल आर क्या है यहाँ पर? वेयर कैपिटल आर इज नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शंस। अब हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपल बीम्स के लिए कि हम डीएस का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले प्रकार का जो बीम होता है हमारा होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। फर्स्ट टाइप ऑफ बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है? आपका एक एंड, जैसे भी मैंने बताया, हिंज होता है, दूसरा क्या होता है? रोलर होता है। ठीक है, अब इस पर मैं कोई लोड नहीं बना रहा। कोई लोड ना बनाने का मतलब है मैं जनरल लोडिंग कंडीशन अज्यूम कर रहा हूं। जनरल लोडिंग कंडीशन इज अज्यूम्ड। जनरल लोडिंग कंडीशन का मतलब यह है कि आपका लोड सब तरह का लोड लग सकता है, ऑल टाइप ऑफ लोड्स। ऑल टाइप ऑफ लोड्स का मतलब है वर्टिकल भी लग सकता है और हॉरिजॉन्टल लोडिंग भी है। वर्टिकल लोडिंग भी, हॉरिजॉन्टल लोडिंग भी। ठीक है, तो अभी जो आप ये जो बीम देख रहे हो, आपने ये समझना है इस बीम पर वर्टिकल लोड भी एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लोड भी एक्ट कर रहा है। तो मुझे बताओ रिएक्शन कितने होंगे? जो हिंज के पास कैपेसिटी कितनी रिएक्शन देने की है? दो रिएक्शंस। इट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम कितनी रिएक्शंस? हिंज कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम, हिंज सपोर्ट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम कितनी? टू रिएक्शंस। रोलर सपोर्ट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम वन रिएक्शन। तो अब मुझे बताएं कैपिटल आर कितना हुआ? कैपिटल आर को हमने क्या लिखा?
नंबर ऑफ रिएक्शंस। कितने हो गए, काउंट करो। 1 2 3। तो इसमें आर कितना आया, 3। छोटा आर कितना था हमारे पास, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, वो ये लिखा है। छोटा आर वो कितना होता है, 3। 1 2 3। छोटा आर 3 आ गया। तो इस बीम के लिए डीएस निकाल सकते हैं अब। डीएस आ गया कैपिटल आर माइनस छोटा आर, दैट इज 3 - 3 इक्वल टू 0। आपका डीएस आ गया 0। कौन सी बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। जिसका डीएस स्ट्रक्चर का 0 आए, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब एग्जाम में बहुत ही बेसिक सवाल, पहला सवाल यही बन सकता है, क्या एक सिंपली सपोर्टेड बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेट है कि नहीं है। आप कहोगे है, क्योंकि उसका डीएस 0 आता है। उसका दूसरे अगर मैं तरह से समझाऊं, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास बीम पर लोडिंग गिवन होती है, उसके कारण आपको रिएक्शंस निकालने होते हैं। तो कितने रिएक्शन आपको, जो रिएक्शंस हैं वो आपके लिए अभी अननोन है, आपने रिएक्शंस निकालना है, तो उसको मैं बोल रहा हूँ अननोन है। और ये ये जो r = 3 लिखा है मैंने, छोटा r = 3, ये क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो 3 हमारे पास इक्वेशंस भी तो अवेलेबल हैं उन अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए। 3 अननोन थे, देयर वर 3 अननोन्स, एंड वी हैव 3 इक्वेशंस अवेलेबल टू सॉल्व फॉर इट। तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। जितने अननोन हो उतनी अगर इक्वेशंस अवेलेबल हो तो सोल्यूशन आ गया। मतलब आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, योर रिएक्शंस कैन बी फाउंड आउट। तो आप कहते हो कि वो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है। ऐसा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट कहलाता है जिसमें जितने अननोन हो उतनी ही इक्वेशंस अवेलेबल हो निकालने के लिए उन अननोन्स को। तो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख दूं, स्ट्रक्चर in which member forces and support reactions can be found out by using the equations of static equilibrium। हम इन इक्वेशन को बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है, इज कॉल्ड डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, इज कॉल्ड डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। राइट दिस डाउन, नोट भी लिखना है। डन।
ओके, तो नेक्स्ट बीम लेते हैं। नेक्स्ट बीम वी हैव ए कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है? जिसका एक एंड आपका फिक्स होता है, दूसरा फ्री होता है ना? तो एंड ए जो है दैट इज फिक्स, एंड बी इज फ्री। दिस इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। अब आप जनरल लोडिंग कंडीशन अज्यूम कर लो। बीम पर कोई लोड नहीं लगा है, दैट मीन्स जनरल लोडिंग कंडीशन है, तो सभी तरह का लोड लग रहा है। अब फिक्स्ड एंड जो है उसके पास तीन रिएक्शंस होती है ना? ये जो फिक्स्ड एंड है दैट हैज थ्री नंबर ऑफ रिएक्शंस। कौन कौन सी? एक वर्टिकल, अदर इज हॉरिजॉन्टल, एंड थर्ड इज मोमेंट रिएक्शन। एम ए, एम ए, आर ए एंड एच ए। एम ए क्या करता है? मूवमेंट को रोकता है। ठीक, तो अगर आर इसका थ्री है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है हमारे पास? थ्री। अब देखो थ्री अननोन्स थे, थ्री इक्वेशंस अवेलेबल है, तो डीएस कितना हो जाएगा? डीएस विल इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि कैंटिलीवर बीम भी एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है। दिस इज ऑल्सो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। और थर्ड हमारे पास बीम है यहाँ पर ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग का मतलब है कि आपका बीम पर एक स्पैन ओवरहैंग कर रहा है। तो इसमें ओवरहैंगिंग स्पैन कौन सा है? विच वन इज द ओवरहैंगिंग स्पैन हियर? ए बी की बी सी? यू कैन कमेंट डाउन। इसमें ओवरहैंगिंग स्पैन है बी सी, तो दिस इज कॉल्ड ओवरहैंग बीम। एक साइड पे भी ओवरहैंग कर सकता है, दूसरी साइड पे भी ओवरहैंग कर सकता है। दूसरी साइड पे अगर कराना है तो ये लो, दूसरी साइड पे भी ओवरहैंग हो गया, तो इस बीम को हमने कहा कह दिया डबली ओवरहैंग बीम। तो डीए भी अब आपका ओवरहैंग में ही आएगा। अब जनरल लोडिंग कंडीशन अज्यूम कर लो, कितनी रिएक्शन डेवलप होंगी? देखो ए पे हिंज है ना, तो हिंज कैन प्रोड्यूस ओनली टू रिएक्शंस, नॉट मोर देन दैट। हिंज कैन प्रोड्यूस ओनली टू रिएक्शंस, तो टू रिएक्शन बना दो, वन एंड टू। बी बीइंग अ रोलर कैन प्रोड्यूस ओनली वन रिएक्शन। अब मुझे बताएं आर कितना हो गया? थ्री। छोटा आर कितना है? थ्री। तो डीएस कितना हो गया? अगेन जीरो। तो ओवरहैंग बीम को भी हमने क्या कह दिया? स्टैटिकली डिटर्मिनेट। आई नो कुछ बच्चों ने पहले पढ़ा होगा, बट थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाएगा, देन विल गो, इसके और एक लेवल ऊपर जाएंगे हम। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। नोट हो गया दोनों? ओके, नेक्स्ट इन लाइन वी हैव ए बीम। अब अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में तीन ही बीम थी सोम में, तो हमने तीनों बीम पे क्वेश्चन किए थे, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पे। अभी जो बीम आएगी वो इनसे अलग है। लेट अस सी हाउ। सो फोर्थ टाइप ऑफ बीम इन लाइन इज ड्रॉप्ड कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर तो कैसा होता था? कुछ ऐसा। ये कैंटिलीवर है,
अगर उसको प्रॉप्ड लिख रहे हैं ना, तो प्रॉप्ड का मतलब ये होगा कि जो उसका एंड फ्री था उसको प्रॉप कर देंगे। प्रॉप उसको किसी सिंपल सपोर्ट से करना है, तो सिंपल सपोर्ट आपकी कौन सी सबसे सिंपल सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट। प्रॉपिंग से क्या हुआ कि अगर आपका पहले फिक्स्ड एंड ऐसा था और इस पे जब लोड लगा था, तो ये जो फ्री एंड है बी, अब बी के नीचे कोई सपोर्ट नहीं था, तो बी के नीचे सपोर्ट नहीं होता तो बीम कैसे रिफ्लेक्ट होती थी? ऐसे रिफ्लेक्ट होती थी। आपका यहाँ पर बी जो था पॉइंट, वो नीचे चला जाता था क्योंकि लोड नीचे की तरफ है। इसको आप बोलते थे डिफ्लेक्शन एट बी, है ना? बी डिफ्लेक्ट हो गया नीचे की तरफ, वेरी सिंपल, बिकॉज बी पे कोई सपोर्ट नहीं है। अब प्रॉप्ड कैंटिलीवर में क्या सीन है? ये हमने कैंटिलीवर बनाया है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर में क्या सीन है कि इसके बी एंड पर एक सपोर्ट अवेलेबल है। जब यहाँ पर लोड लगेगा, कहीं भी लोड लगा दो, ऐसे लोड लगेगा, जब यहाँ पे लोड लगेगा, इस लोड को देखते ही क्या क्या चीजें डेवलप हो जाएंगी? बी पे रिएक्शन आ जाएगी इस तरह से। वर्टिकल लोड को देखकर वर्टिकल रिएक्शन आ गई, और वर्टिकल लोड को देख के मोमेंट रिएक्शन भी आती है। कि मोमेंट रिएक्शन क्यों आती है? क्योंकि ये लोड है ना, जब ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा? मोमेंट। इस मोमेंट को रोकने के लिए, जैसे मोमेंट है W × X, अब इस मोमेंट को रोकने के लिए यहाँ पे एम ए डेवलप हुआ। एम ए किस मोमेंट को रोकेगा? W × X को रोकने के लिए डेवलप हुआ। पर यहाँ पे रिएक्शन भी तो है, इसके कारण भी तो बनेगा मूवमेंट। तो ये आर भी ले लो, इसका एरो कहाँ है? ऊपर की तरफ, ये बना। तो ये कितना आएगा? RB × L। दोनों रिवर्स नेचर के हैं, तो मैं आरबी को बड़ा मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। आरबी वैसे छोटा आएगा डब्ल्यू से तो, पर आपके साइन बाद में सेटिस्फाई हो जाते हैं जब आप कैलकुलेट करते हो। तो कहने का मतलब मैं ऐसा लिख दूं, W × X माइनस RB × L। तो जो भी नेट बनेगी वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपका मूवमेंट आ जाएगा। समझाने का मेरा मतलब ये था कि आपको जब भी बीम पर वर्टिकल लोड हो, जैसे कैंटिलीवर है, इस पे सिर्फ मैंने वर्टिकल बनाया, तो वर्टिकल लोड के रिस्पॉन्स में दो रिएक्शंस बनेगी, एक आरए बनेगा ए एंड पे, और एक मोमेंट भी बनेगा। अब कोई पूछ सकता है कि सर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं बना? हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं बना क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड बीम पर अप्लाई नहीं हो रहा था। वर्टिकल लोड अप्लाई होने से मोमेंट भी बनता है और वर्टिकल रिएक्शन भी बनता है। अब हमारे पास इसी एंड पे, राइट में फ्री एंड पे, आपको एक रोलर भी लगा था, तो रोलर पे भी क्या आएगी? एक रिएक्शन आ जाएगी। अब मुझे बताओ कितनी रिएक्शन आई? कितनी रिएक्शन आई? अगर मैं जनरल लोडिंग कंडीशन अज्यूम कर लूं, तो जनरल लोडिंग कंडीशन अज्यूम करूंगा तो सभी तरह के लोड मान लूंगा। जब सभी तरह के लोड मान लूंगा, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आ जाएगी, H। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है? 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं 4। छोटा आर कितना है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3। अब गड़बड़ी होगी, क्या समझ पा रहे हो? अननोन है हमारे पास 4। अननोन हमारे पास 4 हैं, पर इक्वेशंस हमारे पास 3 हैं, सोल्यूशन 3 ही है। एक कोई चीज अब एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए हमें, वो जब तक नहीं मिलेगी तो ये स्ट्रक्चर सॉल्व नहीं होगा। वो जो एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए, ठीक है, कितनी इक्वेशन चाहिए? जितना ये डिफरेंस होगा, जितना आर और छोटे आर में डिफरेंस होगा। मानो कि यहाँ पे आर आता 6, छोटा आर आता 3, तो कितनी एडिशनल इक्वेशन चाहिए थी आपको? फिर 3 चाहिए थी एडिशनल इक्वेशंस। जितनी भी एडिशनल इक्वेशंस चाहिए, वो कहलाता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो डीएस आपका हो गया यहाँ पर 4 - 3 = 1। तो डीएस आपका हो गया 1। तो डीएस का मतलब 1 है। इसका मतलब आपको एक इक्वेशन एडिशनल चाहिए टू सॉल्व फॉर द स्ट्रक्चर, टू सॉल्व द कंप्लीट रिएक्शंस फॉर द स्ट्रक्चर। एम आई क्लियर? इफ आई एम क्लियर, यहाँ पे ओके लिखिए, अदरवाइज मेरे को रिपीट करना है। इफ यू वांट टू रिपीट, आई कैन रिपीट अगेन।
क्लियर टू एवरीवन? डीएस क्या होता है हमारा? डीएस हमारा होता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। कितनी इक्वेशंस अवेलेबल थी? चार। अवेलेबल कितनी थी? तीन। तो 4 - 1 एक इक्वेशन आपको एडिशनल चाहिए थी। ठीक है, जितनी इक्वेशन एडिशनल चाहिए वो ही आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होगा। अब एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो इसका मतलब ये कि मेरा जो प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर इज एग्जांपल ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट की इनडिटर्मिनेट। अब सॉल्व ना हुआ स्ट्रक्चर, तो ये हो गया हमारा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। तो स्ट्रक्चर में हम लोग स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट डील करते हैं, और सोम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स, और स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स या स्ट्रक्चर्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये नोट है। लेट अस टेक वन अनदर एग्जांपल। तो नेक्स्ट हमारे पास बीम है फिक्स्ड बीम। नाम ही फिक्स्ड है, मतलब कि दोनों एंड इसके इसके दोनों एंड जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे। ए भी फिक्स्ड है, बी भी फिक्स्ड है। क्या बीम पे कोई लोड लगा है? हाँ। बीम पर जनरल लोडिंग कंडीशन एज्यूम कर लिया हमने। जनरल लोडिंग कंडीशन वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी है। तो जब लोड फुल लगे हैं तो रिएक्शंस भी फुल डेवलप होंगी। दोनों एंड पे कितनी कितनी रिएक्शन डेवलप हो जाएंगी बताओ? ए एंड पे 1 2 और 3, बी एंड पे भी 1 2 और 3। जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो रिएक्शन निकाल दो। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी हो गई? 6। इक्वेशंस कितनी अवेलेबल हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हमारे पास? 3। तो कितना इक्वेशन एडिशनल चाहिए? 6 - 3। तो आपका फिक्स बीम का डीएस कितना निकल के आया? 3। तो आपने फिक्स बीम को किस कैटेगरी में रखना है अब? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। इसको 3 एडिशनल इक्वेशंस और चाहिए ताकि ये स्ट्रक्चर सॉल्व कर पाए हम लोग। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है? वो आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट, या बोल देगा इनडिटर्मिनेट। कौन सा नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है? तो पहला मैं लिखता हूं सिंपली सपोर्टेड। फर्स्ट ऑप्शन इज सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकंड इज कैंटिलीवर बीम। थर्ड इज प्रोप्ड कैंटिलीवर। एंड फोर्थ इज ओवरहैंग बीम। अब आप लोग मुझे आंसर बताओ, जो हमने पढ़ा इस हिसाब से क्या आंसर बनेगा? इनमें से कौन सा बीम इनडिटर्मिनेट है? एवरीवन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का डीएस कितना आया था? 0। कैंटिलीवर का डीएस कितना आया था? 0। ओवरहैंग बीम का डीएस कितना आया था? 0। और प्रॉप्ड कैंटिलीवर का कितना आया था? जो हमने ड्रॉ किया था उसका आया था 1। तो इनडिटर्मिनेट कौन सा हुआ? प्रॉप्ड कैंटिलीवर। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। या वो डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे कि फिक्स बीम का डीएस कितना है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आपके पास फिक्स बीम है, उसका डीएस की वैल्यू कितनी है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बताओ कितना है? ये आ गया आपकी फिक्स बीम। अभी हमने सॉल्व किया। वेरी गुड। कितना है? 3। क्योंकि सारी रिएक्शन डेवलप हो जाएंगी, सारी रिएक्शन डेवलप होंगी तो 6 रिएक्शंस बनेंगी कैपिटल आर। छोटा आर कितना है? 3। तो डीएस कितना आ गया? 6 - 3 = 0। लास्ट हमारी जो बीम है इस केस में वो है कॉन्टिन्यूस बीम।
कॉन्ट्रास्ट बीम का एक बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। कॉन्ट्रास्ट बीम का मतलब है ए बीम हैविंग मोर देन टू सपोर्ट्स। इसकी डेफिनेशन में से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा कौन सा बीम होता है जिसके दो से अधिक सपोर्ट होते हैं? इसका एक ही कंडीशन है, दो से अधिक सपोर्ट होना, तो बीम आपका बन जाता है कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूं। ये कौन सा बीम है? विच टाइप ऑफ बीम इज दिस? दिस इज कॉन्टिन्यूस बीम, क्योंकि इसके पास सपोर्ट ही चार है, दो सपोर्ट से चार सपोर्ट है। अब इसमें मैं जनरल लोडिंग कंडीशन अज्यूम कर लूं, तो कितनी रिएक्शन बनेंगी देखो। ये हिंज है तो इस पे दो रिएक्शन आएंगी, ये हिंज है तो मैक्सिमम दो रिएक्शन आएंगी, ये हिंज है मैक्सिमम दो रिएक्शन आएंगी, ये रोलर है तो एक ही रिएक्शन आएगी। तो मुझे बताएं कैपिटल आर कितना हुआ? 2 + 2 + 2 6 +1 7। छोटा आर कितना है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं? तीन है। तो डीएस क्या आएगा? डीएस आएगा 7 - 3 = 4। इसका मतलब ये हमें चार इक्वेशंस एडिशनल चाहिए, तब जा करके ये स्ट्रक्चर को सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉन्टिन्यूस बीम आपका किस कैटेगरी में आता है? इट कम्स अंडर इनडिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट बीम। नोट दिस डाउन। हो गया? यस। अब मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा सवाल और बनता है कि हम ओरिजिनली कौन सा स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं? वेदर वी प्रेफर स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, which structure we prefer? Any guesses? Any guesses from your side? क्यों आपने लिखा है इनडिटर्मिनेट, क्यों? स्टेबल अनस्टेबल की बात नहीं है अभी, अभी सिर्फ डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। स्टेबल तो करेंगे, अनस्टेबल स्ट्रक्चर क्यों प्रेफर करेंगे हम? मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोग जब बिल्डिंग्स बनाते हैं, है ना, जब बिल्डिंग्स बनाते हैं तो ये मान लीजिए ये आपका कॉलम है ना, ये कॉलम है और ये बीम। दिस इज बीम एंड दिस इज कॉलम। वर्टिकल मेंबर कॉलम हो गया, हॉरिजॉन्टल मेंबर बीम हो गया। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन, बड़ा सिंपल सा इसका है। अब जब हम इसमें सरिया डालते हैं ना बीम में इस तरह से, ये जब सरिया डालते हैं बीम में, क्या सरिया यही रोक देते हैं, या इस सरिये को अंदर लेकर के इस तरह से अंदर एक्सटेंड करते हैं अलोंग द फेस ऑफ कॉलम? अगर अलोंग द फेस ऑफ कॉलम एक्सटेंड करते हैं तो यस लिखो, नहीं तो वरना नो लिखो। करते हैं एक्सटेंड की नहीं करते हैं? क्यों एक्सटेंड करते हैं? वेरी गुड। क्यों एक्सटेंड करते हैं? एक्सटेंड इसलिए करते हैं, वी मेक श्योर कि ये जो हमारा कनेक्शन बने फिक्स बने। दिस कनेक्शन शेल गेट फिक्स्ड। तो फिर तो हम सारे ही कनेक्शन फिक्स बनाते हैं। हाँ, हम लोग अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर सारे कनेक्शन फिक्स बनाते हैं। उसका रीजन क्यों है? क्या रीजन है? क्योंकि फिक्स में क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर की ताकत ज्यादा बनती है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोगों ने डिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ा था। पार्डन मी, आई एम यूजिंग वन कॉन्सेप्ट फ्रॉम द सोम राइट नाउ। क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब हम लोग डिफ्लेक्शंस देख रहे थे?
एक हमारे पास ये सिंपली सपोर्टेड बीम था, है ना। तो हमने कहा इसका सेंटर पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा, तो हमने निकाला था कुछ डेल्टा का वैल्यू, किसी को याद है? अगर याद नहीं है तो डेल्टा का वैल्यू आता था WL³ अपॉन 48 EI, यही आता था। और फिर हमने कहा था इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं एंड की जो सपोर्ट्स है उसको फिक्स कर दूं, लोड वैसा रहा, बीम वैसा रहा, बस फिक्स कनेक्शन बना दिया, मतलब सरिया मोड़ दिए बस कॉलम के अंदर, सिर्फ सरिये मोड़ने से कॉलम के अंदर ये जो डिफ्लेक्शन थी, दिस डिफ्लेक्शन गॉट रिड्यूस्ड बाय 4 times what was in सिंपली सपोर्टेड बीम। ये है सिंपली सपोर्टेड बीम। जितना सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफ्लेक्शन आ रहा था उसका 4 से भाग हो गया, डिवाइड बाई 4। तो कितना आया? इस केस में डेल्टा आ गया WL4/4 × 48 EI। क्या समझे? डिफ्लेक्शन कम आया आपका। तो कौन सा प्रेफर करोगे स्ट्रक्चर? ऑब्वियसली इनडिटर्मिनेट। दैट इज व्हाई इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स आर। और सिर्फ डिफ्लेक्शन नहीं कम आता है, सभी चीजें कम आती हैं, अपनी बेंडिंग मोमेंट भी कम निकलती है। जब बेंडिंग मोमेंट कम निकलेगा तो आप फिर जो आपका सरिया का डिजाइन होता है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिजाइन होता है। अभी आरसीसी में पढ़ोगे, जो आप सरिया डिजाइन करोगे, मैं नहीं पढ़ाना आपको आरसीसी वैसे, जो भी आप सरिया डिजाइन करोगे वो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम के हिसाब से प्रोवाइड करोगे। तो जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ही गिर गई इनडिटर्मिनेट में, तो सरिया कम यूज होगा। जब सरिया कम यूज होगा तो आपका स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल रहेगा। तो इकोनॉमिकल कौन सा है? इकोनॉमिकल भी इनडिटर्मिनेट। ये चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर एनालिसिस का बेसिस फॉर्म कर रही है। क्या समझ आया? अगर समझ आया है तो इसके नीचे एक नोट लिखेंगे। वी प्रेफर indeterminate structures over determinate structures because in indeterminate structures the member forces developed are small। जो भी मेंबर फोर्स डेवलप होगी इनडिटर्मिनेट के अंदर वो स्मॉल रहेंगी। दैट इज बेंडिंग मोमेंट डेवलप्ड आर स्मॉलर एंड डिफ्लेक्शन आर लेस। कम डिफ्लेक्शन होगा। इज इट क्लियर? नोट करेंगे से। डन। ओके।
अब देखिए, ये जो डीएस है, इसे हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कह रहे हैं। इसको टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी भी बोलते हैं। टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ये इसके दो कंपोनेंट्स। डीएस दो चीजों से मिलके बनता है, डीएसई प्लस डीएसआई। अब डीएसई क्या है? डीएसई है एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और डीएसआई है इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। अब इनडिटर्मिनेसी फर्दर दो तरह की है, एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल। बीम एक ऐसा मेंबर है जिसमें इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी नहीं होती, जीरो होती। वो किस में होती है? जैसे हम फ्रेम पढ़ेंगे, फ्रेम हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे जेई के सिलेबस में। अगर हम एई के पढ़ेंगे कभी क्लास, तो उसमें आपको फ्रेम पढ़ाए जाएंगे। ये आपका पोर्टल फ्रेम है। अब फ्रेम के अंदर ये ऐसे आपका आ गया, ठीक है। जब इसमें लूप बनता है ना, ये लूप बन जाता है, ये लूप बनता है जब, तो उसमें स्टैटिक इंटरनल इंडिटरमिनेसी आ जाती है, ठीक है। अब बीम में देखो, बीम में क्या है कि ऐसे लाइन मेंबर है। बीम में इस तरह का लूप नहीं बनेगा। बीम में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट्स ऐड हो जाएंगी, कहीं इंटरनल हिंज ऐड हो सकता है, जैसे ये फिक्स आ गया। पर कहीं भी इस तरह से इंटरनल लूप नहीं बन रहा। तो बीम में इंटरनल इनडिटर्मिनेसी नहीं होती, वो जीरो होती। तो बीम के लिए हम लोग लिख सकते हैं, फॉर बीम्स टोटल स्टैटिक indeterminacy is equal to external static indeterminacy। ठीक है, क्लियर हो गया कि जितना भी आपका स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होगा टोटल, वो किसके बराबर हो जाएगा? सारा का सारा एक्सटर्नल के बराबर होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज बिकॉज इंटरनल इनडिटर्मिनेसी इन बीम इज जीरो। देखो, मैं ऐसा क्यों लिखा रहा हूं आपको लाइन लाइन, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो हैं वो असर्शन रीजनिंग के भी आते हैं, स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन आ जाता है। स्टेटमेंट दे दी है, उसके नीचे दे देगा रीजन है कि नहीं। तो स्टेटमेंट क्या बनी कि जो टोटल है वो सारा का सारा एक्सटर्नल होता है। रीजन क्या बन जाएगा? क्योंकि बीम का इंटरनल इनडिटर्मिनेसी जीरो है। तो बताओ, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसको बोल देगा असर्शन, इसको बोल देगा रीजनिंग। या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या जो पहला स्टेटमेंट है उसका रीजन जो दिया है वो सही है, या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, या एक सही है या एक गलत है। पहला होता है कि दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए का प्रॉपर रीजन है, ये ऑप्शन ए होता है। बी ऑप्शन होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट जो आर है वो ए का रीजन नहीं है। सी होता है कि ए स्टेटमेंट सही है, आर फॉल्स है। डी होता है आर ट्रू है, ए फॉल्स है। समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन भी असर्शन रीजनिंग के फ्रेम होते हैं जेई के अंदर। इसका मतलब है डीएस इज इक्वल टू डीएससी, बिकॉज डीएसआई इज इक्वल टू जीरो। क्या यहाँ तक क्लियर है?
अब एक बात, जो हम अभी बीम पे पिछला एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, R - R का, वो बेसिकली आपका DSE का रिलेशन, वो किसका रिलेशन था? DSE का। वो बीम के केस में ऑल्दो DS के बराबर ही होता है, तभी हम उसको पहले शॉर्ट में पढ़ रहे थे। पर असल में जो रिलेशन वो है, वो ये है कि आपका DSE प्लस DSI होता है। तो ये बात यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि हम जब एक्सटर्नल रिएक्शंस की बात करते हैं, कैपिटल R क्या है आपका? एक्सटर्नल रिएक्शन। -R सिर्फ हम रिएक्शंस को ही टैकल कर रहे थे, एक्सटर्नल रिएक्शंस को, तो वो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी की बात हो रही थी। डन, नोटेड डाउन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क और राइट इन कमेंट्स। इज इट डन? ओके, नो टेक अनदर एग्जांपल। अब चीजें थोड़ी सी बदलेंगी। अभी देखो, ABCOD सपोर्ट है ABC पे, और C पॉइंट क्या है? ABD पे सपोर्ट है, C पॉइंट पर क्या है? ये जो डॉट मैंने बनाया है ब्लैक कलर का, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल हिंज। देयर इज ए इंटरनल हिंज इन BD एट पॉइंट C। अभी जितना हमने पढ़ा, क्या उसकी नॉलेज से आप DS निकाल सकते हो? कैन यू कैलकुलेट DS? यस और नो? इस प्रॉब्लम के लिए अगर आप सी को इग्नोर कर दो, अगर आप सी को इग्नोर कर दो, आप निकाल लोगे, पर वो गलत आएगा। अभी तक आपको जो नॉलेज, आप बोलोगे सर एक रिएक्शन ये है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, कैपिटल R हो गया 5 और स्मॉल r हो गया 3, तो DS क्या हो गया? 2। ये गलत। ऐसे ही करते हो ना। पर यहां पर जो हिंज आया है दिस, इसका भी कोई काम होगा, तभी एग्जामिनर ने डाला है बीच में। हिंज भी हमें एक इक्वेशन देता है, हिंज हमें एक इक्वेशन प्रोवाइड करता है। हमारे पास कितनी इक्वेशंस यहाँ पे थी? कमी, दो इक्वेशंस की। एक इक्वेशन किसने दे दी? अब आपको हिंज ने बताई। और वो इक्वेशन क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट एट द हिंज इक्वल टू 0। हिंज पर आप हमेशा बेंडिंग मोमेंट को 0 लिख सकते हो। तो एक इक्वेशन और बन गई आपके पास, ठीक है ना? एक इक्वेशन आपके पास और बन गई, तो अब तो DS रिड्यूस हो जाना चाहिए। ठीक है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एक टेक्निक और है बीन्स के अंदर हमारे पास, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेशन निकालने के लिए। अब नया तरीका आज सीखेंगे। लिखिए आप, DS इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शंस removed to make it
कैंटिलीवर माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स एट, this is the new method of doing the things, new method to calculate the degree of indeterminacy in case of beam, and this formula is only valid for beams only. क्या लिखा है मैंने लेफ्ट में? इफ यू लुक एट इट, number of reactions removed to make it a cantilever, मतलब बीम को हमने जो भी बीम गिवन होगा, हमने उस बीम को कैंटिलीवर बनाने की कोशिश करनी है और जो भी एक्स्ट्रा रिएक्शन होगी रिमूव करनी है, और उसमें से माइनस करना है, उसमें से माइनस करना है रिस्ट्रेंट्स एडेड। अब इसका क्या मतलब समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेट अस से आई हैव दिस, ध्यान से सुनना। चार सपोर्ट हैं, क्या मुझे बता सकते हो हर सपोर्ट पे कितना रिएक्शन आएगा? जनरल लोडिंग कंडीशन एज्यूम कर लो। लेफ्ट सपोर्ट पे कितने रिएक्शंस हैं? 1 और 2। नेक्स्ट सपोर्ट पे अगेन हिंज है, 2 रिएक्शंस हैं। अगला रोलर है, एक रिएक्शन है, रोलर है, एक रिएक्शन। यहां तक क्लियर है? रिएक्शंस आपने बना ली, स्टेप नंबर 1। उसके बाद क्या करना है, आपने बीम को कैंटिलीवर बनाना है। यू नीड टू मेक द बीम कैंटिलीवर। अब कैंटिलीवर कहां से बनता है? किसी एक एंड को क्या कर दो, फिक्स कर दो। अब एक एंड कौन सा है? यहाँ तुम्हारे पास ए एंड है, यहाँ तुम्हारे पास डी एंड है। कैंटिलीवर बनाना है तो यहाँ तो मैं ऐसा बनाऊंगा ना, इधर से बना दूंगा ऐसा, तो यहाँ फिर डी एंड को फिक्स कर दूंगा ऐसा। यही 2 तरीके हैं कैंटिलीवर बनाने का। आप समझे मेरी बात? लेटस से मैं लेफ्ट वाले को कैंटिलीवर बनाता हूँ, ये वाला तरीका अपनाता हूँ। तो लेफ्ट वाले को कैंटिलीवर बनाने के लिए, कैंटिलीवर बीम क्या होता है? एक एंड फिक्स है और भी आगे कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो मतलब अगर आगे कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए तो ये सभी रिएक्शंस हमें रिमूव करने पड़ेंगे। 1 2 3 4, 4 रिएक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा। और अगर मैं ए पे फोकस करूं, ए पे तो फिक्स एंड है ही नहीं, तो कैंटिलीवर कैसे बनेगा? हाउ इट विल बिकम ए कैंटिलीवर? इसको एक रिएक्शन अपने से देंगे, इसमें रिएक्शन ऐड करेंगे। तो आपने माइनस क्या लिखा था? नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स एडिड। ये रिस्ट्रेंट है एंड रिस्ट्रेंट। अगर मानो यहाँ पे रोलर है, अगर मेरे को डी को बनाना होता तो डी, अगर मैंने एंड डी को रोल फिक्स करना होता तो मेरे को एंड डी पे कितने रिएक्शन देने पड़ते खुद से? 2 रिएक्शंस। क्योंकि फिक्स्ड एंड के पास, ये जो फिक्स्ड एंड होता है इसके पास कितनी रिएक्शंस होती हैं? 3 होती हैं। अभी मैं एंड ए को फिक्स कर रहा हूं तो मैं एक रिस्ट्रेंट खुद से ऐड कर रहा हूं, तो लाल रंग से करता हूं। तो मैंने ये रिस्ट्रेंट मैंने खुद से ऐड कर दिया, इसको लिख दिया मैंने रिस्ट्रेंड आर डैश, रिस्ट्रेंड आर डैश। और रिएक्शन कितनी रिमूव करनी है? 1 2 3 4। अब मुझे बताओ, रिएक्शंस टू बी रिमूव्ड 4, रिस्ट्रेंट्स टू बी एडेड 1। तो डीएस निकाल सकते हैं। डीएस का फॉर्मूला था नंबर ऑफ रिएक्शंस रिमूव्ड, लिखा ना, नंबर ऑफ रिएक्शंस रिमूव्ड इन ऑर्डर टू मेक द बीम कैंटिलीवर। तो आर माइनस रिस्ट्रेंड एडेड, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंड एडेड माइनस आर डैश। तो डीएस कितना हो गया बताओ? 4 - 1 इक्वल टू 3। क्या समझ आ गया? जिसको नहीं आया, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिपीट फॉर यू। मुझे लगता है एक एग्जांपल और लेते हैं, वो आपको ज्यादा अच्छे से फिर समझ आएगा, क्योंकि आप खुद करोगे।
एक एग्जांपल और लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, विद एग्जांपल रिपीट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी रिपीट कर लेते हैं। मुझे किसी भी एक एंड को फिक्स करना था। हमारे पास केस था ये, दिस वाज द केस। दिस वाज द बीम, अगेन आई एम कमिंग ऑन दिस। जिनको समझ नहीं आया ध्यान से देखना। तरीका कहता है कि आपने बीम को कैंटिलीवर बनाना है। कैंटिलीवर बनाना है और जो एक्स्ट्रा रिएक्शन है उनको रिमूव कर देना। इस बार मैं बीम को राइट एंड से कैंटिलीवर बनाऊंगा। तो बीम के पास जो रिएक्शन है पहले ड्रॉ कर लो। 1 2, 1 2, 1 1। इस इस स्टेप पे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्टेप कहता है एक एंड को कैंटिलीवर बनाओ, तो मैं राइट साइड को बना रहा हूँ। तो उसको कितनी रिएक्शन देनी पड़ेगी? एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट। क्योंकि अगर मैं राइट साइड को कैंटिलीवर एंड बना रहा हूं तो ये फिक्स बनाना पड़ेगा सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट के पास रिएक्शंस कितनी होती हैं? तीन। इसके पास एग्जिस्टिंग कितनी थी? इस एंड पे कितनी रिएक्शन थी? एक थी। मुझे खुद से कितनी देनी पड़ी? मुझे खुद से देनी पड़ी दो, ताकि टोटल रिएक्शन कितनी हो जाए? तीन हो जाए। और बाकी जो है, ये जो एडिशनल रिएक्शन है इनको रिमूव करना पड़ेगा। ये कितनी है? 1 2 3 4 5। तो ये रिएक्शन रिमूव कर दी जब, तो अब आपका बीम कैंटिलीवर बन गया। अब डीएस क्या कहता है? डीएस कहता है नंबर ऑफ रिएक्शंस रिमूव्ड माइनस आर डैश। कितनी रिएक्शन रिमूव की? 5। आर डैश कितना ऐड किया? इस बार दो किया, -2। देखो अगेन कितना आया? 3 आया। पहले भी 3 आया था जब लेफ्ट साइड से बनाया था कैंटिलीवर। अब राइट साइड से बनाया फिर भी 3 आया। तो हमारी अप्रोच बिल्कुल सही है। गॉट इट नाउ एवरीवन? प्लीज गिव थम्स अप और यस लिखिए। वेरी गुड। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो अगली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए। मुझे बताएं डीएस कितना आएगा। एंड सभी लोग अपना कमेंट में लिखेंगे डीएस इतना आया है। ओके।
सॉल्व करते हैं। इस केस में क्या बात है कि आपका जो राइट एंड है दैट इज ऑलरेडी ए फिक्स्ड एंड। इस क्वेश्चन में पहले से फिक्स्ड एंड दिया है। तो अब कैंटिलीवर कहां से बनेगा वो सवाल ही नहीं रहा। कैंटिलीवर के लिए फिक्स्ड एंड ऑलरेडी पहले से दे रखा है। अब जो भी एक्स्ट्रा इक्वेशंस है वो सिर्फ रिमूव करनी है आपने रिएक्शंस, और रिस्ट्रेन कोई ऐड नहीं करनी। तो कौन सी इक्वेशंस एक्स्ट्रा थी, कौन सी रिएक्शन एक्स्ट्रा थी? एक ये थी, एक ये थी, और दो यहां थी। तो डीएस क्या बना? कैपिटल आर माइनस आर डैश। इस केस में आर डैश कितना? जीरो। हमें कुछ नहीं देना इसको खुद से, तो आपका आर डैश जीरो हो गया। तो जितनी रिएक्शंस रिमूव की यानी कि चार की, वही इस बीम का क्या हो गया? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। क्या समझ आया सबको? अगर आपका आंसर चार आया तो आपको चीजें समझ आ चुकी हैं। वेरी गुड। एवरीवन, इज इट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट विल टैकल विद द हिंज, इंटरनल हिंज। अब पॉइंट आता है इंटरनल हिंज का। अगर यहां पर इंटरनल हिंज भी होता तो क्या होता? ऐसे एक इंटरनल हिंज होता तो, अगर इंटरनल हिंज होता, है ना, पर हमें इंटरनल हिंज चाहिए थोड़ी, हमें तो फाइनल डायग्राम चाहिए ये, है ना। फाइनल डायग्राम यही चाहिए। यहाँ पे जो एफ पॉइंट पे इंटरनल हिंज है हमें उसे हटाना है। हटाने के लिए क्या करना होता है? इंटरनल हिंज के जो आसपास मेंबर हैं, एक मेंबर आपका ये है, एक ये है, इसको फिर रिस्ट्रेन ऐड करते हैं, इसको रिस्ट्रेन ऐड करते हैं ताकि ये हट जाए। वो रिस्ट्रेन का वैल्यू जो होता है, इसको आर डैश प्रोवाइड करते हैं, रिस्ट्रेन ऐड करते हैं। आर डैश का वैल्यू होता है, वो होता है एम डैश माइनस वन। एम डैश माइनस वन। तो रिस्ट्रेन कितना हो गया? एम डैश कितना है? वन, टू। दो मेंबर्स आगे पीछे, तो टू माइनस वन कितना हो गया? रिस्ट्रेन वन हो गया। देखो जब भी बीम रहेगा ना, ये रिस्ट्रेन आपको वन ही दिखेगा। ये प्रॉब्लम वहां आती है जहां कहीं ये हिंज पर ऐसे मेंबर क्रॉस कर रहे हैं। वो कहाँ क्रॉस करते हैं? हमारे फ्रेम्स के अंदर। ये फ्रेम बन गया, तो फ्रेम हमने हमने पढ़ना ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रिस्ट्रेन इसको ऐड करता ना, तो यहाँ पे आता एम डैश माइनस वन, यानी कि चार माइनस वन इक्वल टू तीन। पर ये प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगी, बीम्स में नहीं आएगी, तो इसको मिटा ही देता हूँ अभी मैं। तो यहाँ आप डायरेक्टली वन भी कर सकते हो। आर डैश कितना देना है? वन देना है। फिर हमारा डीएस चेंज हो गया। वो था नंबर ऑफ रिएक्शंस रिमूव्ड माइनस आर डैश। अब हमने यहां तो नहीं दिया, पर यहां देना पड़ गया, बिकॉज इंटरनल हिंज इज प्रेजेंट। तो अब आंसर चेंज हो गया। क्या आंसर बन जाएगा अब? नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी थी? फोर। फोर माइनस रिस्ट्रेन एडेड वन इक्वल टू थ्री। क्या समझ आया है? अगर समझ आ गया तो फिर ये एक क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक इंटरनल हिंज यहाँ पर है, इसका डीएस निकालो।
कितना आ रहा है? 3। बाकी बाकी बच्चों का? वेरी सिंपल है यार, आप किसी एक एंड को कैंटिन फिक्स कर लो ना। लेफ्ट का कर लो या राइट, सबसे एक्सट्रीम राइट वाले का कर लो। किसी भी एक का कर लो, बाकी रिएक्शंस रिमूव कर दो। इंटरनल हिंज को भी एक रिस्ट्रेंट दे दो। इस क्वेश्चन में आपको दो जगह रिस्ट्रेंट देने पड़ेंगे, एक सपोर्ट पे भी देना पड़ेगा और एक इंटरनल हिंज के लिए भी देना पड़ेगा। जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मैं किसी एक एंड को रिस्ट्रेंट दे दूंगा। किसको देंगे? जैसे इसके पास कितनी रिएक्शन है, इसके पास दो हैं। दिस सपोर्ट हैज टू रिएक्शन, दिस सपोर्ट अगेन हैज टू रिएक्शन, दिस सपोर्ट हैज वन रिएक्शन। तो मैं इसको रिस्ट्रेंट दे देता हूँ। तो आर डैश कितना दे दिया? 1। पहले रिस्ट्रेंट लिख लो, कहाँ कहाँ देना है। एक यहाँ देना है और एक इंटरनल हिंज लोकेशन पे देना है। तो रिस्ट्रेंट डैश, रिस्ट्रेंट कितने ऐड किया आपने? 2। ठीक है, ये दो रिस्ट्रेंट ऐड किए तो ये आपका एंड फिक्स बन गया और ये बन गया। अब क्या करो, ये जो रिएक्शन है इनको भी रिमूव करना है। 1 2 3 4 5 रिएक्शंस को रिमूव करना है आपने। तो आपका आर कितना आया? 5। तो आपका डीएस कितना निकल के आया? 5 - 2 = 3। जिन बच्चों का 3 आया है, वेरी गुड। साहिल का आ गया, इरफान का आ गया, बाकियों का नहीं आया। क्यों नहीं आया? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? यू कैन डिस्कस विद मी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आ गया सबका? एक क्वेश्चन और करो। बताओ इसका कितना आएगा? यस, 2 इज द आंसर, वेरी गुड। तो यहाँ पर रिस्ट्रेन देना है। अगेन हम स्टार्टिंग विद द लेफ्ट हैंड। रिएक्शंस कितनी है? यहाँ एक रिएक्शन है, यहाँ दो हैं, यहाँ दो हैं, यहाँ दो हैं। रिस्ट्रेन देना है। एक आपको ये दिख रहा है इंटरनल हिंज, 1 आ गया। एक ये दिख रहा है, 1 आ गया। और लेफ्ट वाले को बना देता हूं मैं, ये और ये। तो रिस्ट्रेन यहाँ पर 2 आ गए। अब हमारा क्वेश्चन सेट है। नाउ वी जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। आर कितना निकल के आया? आर डैश आ गया आपका कितना? 4। 2 + 1 + 1। और कैपिटल आर कितना आया? नंबर ऑफ रिएक्शंस टू बी रिमूव्ड। इस एंड को आपने फिक्स कर दिया है, तो बाकी सबको हटा दो। 1 2 3 4 5 6। तो डीएस आ गया आपका कैपिटल आर माइनस रिस्ट्रेन एडिड, दैट इज रिएक्शंस रिमूव्ड माइनस रिस्ट्रेन एडिड, दैट इज 2। ठीक है।
एक चीज यहाँ पे मैंने और बतानी थी, ये जो कंपोनेंट है बिटवीन टू इंटरनल हिंजेस, इसे हम कहते हैं लिंक। दिस इज कॉल्ड लिंक। डन। अब मैं एक छोटा सा वेरिएशन देता हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वन अनदर कॉन्सेप्ट इन दिस। पहले तो आप ढूंढोगे कि सब ट्विस्ट है क्या, आपको समझ नहीं आएगा कुछ बच्चों को। अगर सबको समझ आ गया फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहले वैसे ही करना जैसे आपका आम दिमाग चले। जरूरी नहीं है कि सोचना ट्विस्ट हो ही हो, जैसे भी आपको दिमाग चलता है वैसे कीजिए। आंसर बताइए इसका, क्या होना चाहिए डीएस। ये कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? 4। लिखो यार लिखो, वी आर इन अ लर्निंग प्रोसेस, अगर आ रहा है तो लिख दो, कोई बात नहीं इसमें। लिखो लिखो, कितना आ रहा है? 4, वेरी गुड। शुड वी हैव द माइनस द लोड ऑल्सो? यार माइनस लोड को क्यों माइनस करोगे बेचारे को, उसने क्या बिगाड़ा है? हाँ, चलो ठीक है, यही आंसर आना चाहिए। इसका मतलब आपको ट्विस्ट किसी को समझ नहीं आया। ट्विस्ट बेटा ये है, इस बार उसने लोड लगाकर दिया है। जब लोड लगाकर दिया है ना, तो फिर वो लोड स्पेसिफिक केस बन जाता है। जब बीम पर कोई लोड नहीं शो किया जाता, तो उसे हम बोलते हैं जनरल लोडिंग कंडीशन, मतलब सभी तरह के लोड लगेंगे ये हम मान लेते हैं। पर क्योंकि इस डायग्राम में वर्टिकल लोड दिखा दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि बीम पर केवल वर्टिकल लोड ही लगेगा। और अगर बीम पर केवल वर्टिकल लोड लगेगा, तो जो बीम के सपोर्ट में रिएक्शन प्रोड्यूस होंगी, वो सिर्फ वर्टिकल लोड को देख के प्रोड्यूस होंगी, उनको हॉरिजॉन्टल लोड नहीं दिख रहा, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोड्यूस भी नहीं होगी। तो रोलर की रिएक्शन है वर्टिकल, है ना पास में, बिल्कुल है। अब हिंज की बात है, हिंज भी वर्टिकल रिएक्शन देगा, क्या नहीं देगा? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड ही नहीं है। सो दिस केस इज लोड स्पेसिफिक केस। ये भी हिंज है, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन देगा। अब मुझे बताओ, यहां मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था ये फिक्स है, कितनी रिएक्शन होती हैं इसके पास? 3 होती हैं। अब कितनी डेवलप होंगी? लिखो जरा, फिक्स पे कितनी रिएक्शन डेवलप होंगी? आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम ऑल यू गाइस। लिख दो लिख दो। दो? कौन सी दो? कौन कौन सी? वर्टिकल एंड, लिखो,
वेरी गुड, वर्टिकल एंड मोमेंट, यही तो मैंने कहा था। वर्टिकल लोड मोमेंट भी कॉज करता है ना, ये वर्टिकल लोड लगा, ये मोमेंट बन गया, लोड इनटू डिस्टेंस। वेरी गुड, यही सुनना चाहता था। अब आंसर चेंज हो गया है, देखो जरा। रिस्ट्रेन देने की जरूरत है कहीं पे? हाँ, क्योंकि एक जगह अभी भी इंटरनल हिंज है, उसको रिस्ट्रेन दे दो। तो डीएस कितना आया? डीएस आया कैपिटल आर माइनस रिस्ट्रेन एलिमेंट। कौन कौन सी रिएक्शन रिमूव करनी पड़ेगी? एक ये रिएक्शन रिमूव करनी पड़ेगी, एक ये रिएक्शन रिमूव करनी पड़ेगी, एक ये रिएक्शन रिमूव करनी पड़ेगी। तो कितना हो गया? 3 - 1 इक्वल टू 2। क्या समझ आ गया? अब आप किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी लेवल का क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन इस केस में से आएगा तो आप नहीं मानोगे। यू विल डू इट। क्या रिपीट करना है सारा? देखो सिंपल सी बात है, फिर से बताता हूँ। अगर ये बीम है, इस पर लोड नहीं बना, तो ये कंडीशन होगी जनरल लोडिंग। जनरल लोडिंग। और अगर ये बीम है और इस तरह से लोड बन गया, या फिर इस तरह से लोड बन गया हॉरिजॉन्टल लोड, तो ये दोनों केसेस बन गए कौन सा? लोड स्पेसिफिक। लोड स्पेसिफिक केस में रिएक्शंस वो ही डेवलप होंगी जिस हिसाब से लोड लगा है। अभी इस वाले में रिएक्शन कौन सी आएगी? वर्टिकल रिएक्शन। तो हिंज के पास वर्टिकल एक्शन है, रोलर के पास भी है, तो इस केस में कौन सी प्रोड्यूस नहीं हुई? आपकी हॉरिजॉन्टल प्रोड्यूस नहीं हुई। अब इस केस में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा क्योंकि वर्टिकल लोड ही नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन किसके पास है? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन सिर्फ हिंज के पास है। तो क्या यहाँ वर्टिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। यहाँ वर्टिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। और जब मैं जनरल लोडिंग कंडीशन की बात करूंगा, तो मैं अज्यूम करूंगा कि सभी तरह का लोड लग रहा था। जब सभी तरह का लोड लग रहा था, तो जो सपोर्ट है वो फुल रिएक्शन पैदा करेगा अपनी। सपोर्ट क्या करेगा? सपोर्ट प्रोड्यूसेस रिएक्शंस टू इट्स फुल कैपेसिटी, बिकॉज जनरल लोडिंग इज assumed। ठीक है, तो अगर फुल कैपेसिटी की बात करें, ये आ गई 1 2 और 1। क्या यहां तक क्लियर आया? अब ये जो केस था हमारे पास ऊपर वाला, इस केस में ये जो केस था, इस केस में जनरल लोडिंग कंडीशन मान सकते थे क्या? एक मिनट, इसको करवाने दीजिए मुझे पहले। इस केस में जनरल लोडिंग मान सकते थे क्या? नहीं मान सकते थे, क्योंकि लोड लगा था। जब लोड लगा था तो फिर इट बिकम्स ए लोड स्पेसिफिक केस। जब ये लोड स्पेसिफिक केस हो गया, फिर वर्टिकल लोडिंग के हिसाब से ही रिएक्शन बनेगा। वर्टिकल लोड को देखा रोलर सपोर्ट ने, तो कहा वर्टिकल लोड लगा है, तो मेरे पास रिएक्शन है, मैं दे देता हूँ। हिंज ने देखा, हिंज ने कहा मेरे पास रिएक्शन दो हैं, बट मैं कौन सा निकालूं जो लोड लग रहा है? तो लोड के हिसाब से रिएक्शन बनाया, हॉरिजॉन्टल नहीं बनाया, क्योंकि कह रहा जरूरत नहीं है अभी। फिर अगला रिएक्शन, अगर हिंज वो हॉरिजॉन्टल नहीं निकालेगा, वर्टिकल देगा। फिक्स के पास हॉरिजॉन्टल था पर नहीं दिया, क्योंकि जरूरत नहीं थी। पर मोमेंट होगा प्रोड्यूस, क्योंकि लोड्स हैं वर्टिकल। ये वर्टिकल लोड, कितने वर्टिकल लोड हैं, सभी मोमेंट देंगे इस एंड पे आके। अब ये ऑलरेडी एंड फिक्स था, तो इसको रिस्ट्रेन देने की जरूरत नहीं है। रिस्ट्रेन मिलेगा सिर्फ किसको? हिंज को। तो फॉर्मूला क्या है? आर माइनस आर डैश डीएस का। तो डीएस कितना हो गया? कितना रिएक्शन मूव करना पड़ेगा कैंटिलीवर बनाने के लिए? ये एंड ऑलरेडी फिक्स्ड है, बाकी सब रिएक्शन मूव कर दो। 1 2 3, 3 रिएक्शन रिमूव किया। रिस्ट्रेन कितना दिया? केवल एक। आंसर कितना आया? 2। क्या समझ आ गया एवरीवन?
ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अभी तक कोई डाउट किसी बच्चे को इस क्लास में? तो आज हमारा बीन्स खत्म हो गया, डिटर्मिनेसी वाला। कल हम लोग करेंगे स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फॉर द ट्रस। ठीक है। टुमारो विल कंटिन्यू विद द ट्रस। और ये करने के बाद भी मुझे पूरा विश्वास है, आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन होगा वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यूपीएससी तक। यू कैन सॉल्व अप टू यूपीएससी नाउ, फ्रॉम जेई टू यूपीएससी। ठीक है। अगर डाउट है तो वेट करेंगे, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ। टुमारो विल मीट एट द सेम टाइम। है किसी को डाउट? नो, इट्स ओके। चलिए फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट। अगर आज के लेक्चर में मजा आया तो एक बार थम्स अप कर दो फिर से, तो आई वुड बी पम्प्ड अप फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। वेरी गुड, आई लाइक इट। ओके गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर, थैंक यू सो मच।